हेलो एवरीवन। तो आ गया है नया सिलेबस एज इट वाज एक्सपेक्टेड। इवन डॉक्टर शिव सिंह राठौर सर ने कल डाल दिया था कि ना सोमवार तक रिलीज कर दिया जाएगा नया सिलेबस। तो इट वाज मच एक्सपेक्टेड, बट जैसे कि एक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज ये हुआ कि जो जनरल साइंस का सिलेबस था जिसमें टेक्नोलॉजी दुनिया जहान की घुसा रखी थी और इतने भयंकर भयंकर सवाल पूछे थे आरएस में 2018 में, इस बार वो शायद नहीं पूछे जाएंगे। समय के प्लेटफॉर्म पे शाम को सर ने ऑनलाइन आने के लिए कहा था, बट बीइंग अनवेल आई कुड नॉट कनेक्ट टू यू ऑन लाइव सेशन। वरना मैं चाह रही थी कि लाइव आकर के वगैरह इस पेपर को डिस्कस करें और इनफैक्ट आपके मन में जो घबराहट है उस घबराहट को कम करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात तो यह कि खुश हो जाइए कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। दूसरा, खुश ये हो जाइए कि जो नए टॉपिक जुड़े हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे नए सवाल आएंगे। तो हमारे लिए खुशी का पॉइंट ये भी है कि नया टॉपिक, इसका मतलब 100% पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो आपको यानी मतलब काम आसान कर दिया गया है आपका, ऐसे समझिए आप। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले तो भाई आपसे लाइव ना जुड़ पाने के लिए सॉरी। और दूसरा, अलोकित आरएएस जो भी है, आईएएस जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनको थैंक यू कि उनका एक पीडीएफ है जो मुझे नेट पे फ्लोट होते हुए मिला और उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जिसका जो रिसोर्स जहाँ से हो उसको जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए। सो इट्स लाइक थैंक यू अलोकित टीम। अब चलते हैं। ये पुराना सिलेबस है मेरे लेफ्ट साइड में, आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो पुराना सिलेबस है 2018 वाला, और राइट साइड में जो दिख रहा है वो नया सिलेबस है। ये हाईलाइट किया हुआ है कि क्या नया जोड़ा गया है। तो ये देखिए कुछ खास जोड़ा नहीं गया, सिर्फ एक चीज जोड़ी है। राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल और राजस्थान में पर्यटन। प्रमुख स्थल तो 10 हैं हम जानते हैं, जिनमें से एक कालबेलिया है जो कि इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है। उसके अलावा 9 फिक्स स्थल हैं। और पर्यटन हम पढ़ते हैं हमेशा किसके अंदर? पर्यटन हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि पर्यटन के सर्किट कौन कौन से हैं, पर्यटन की स्कीम कौन सी है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। अब पर्यटन यहाँ डाल दिया गया है। अब जब इतिहास, कला और संस्कृति में पर्यटन आता है तो उसमें हो सकता है कि हमारे पास में जैसे किले हैं या धार्मिक पर्यटन है, उसके लिए कौन कौन से स्थल हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उस टाइप से कुछ पूछा जा सकता है। अदरवाइज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल। ठीक है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सुंदर परिवर्तन हुआ है आधुनिक विश्व के इतिहास में। ये पहले ऐसा हुआ करता था कि अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति कभी राजस्थान आरएस के सिलेबस का हिस्सा थी, अब वो दोबारा इंक्लूड कर दी गई है। तो एक नया, दो टॉपिक नए आए हैं, अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। तो ये तो कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट हाँ, थोड़ा सा इंक्लूजन हुआ है, लेकिन इंक्लूजन का मतलब ये है कि 10 नंबर का सवाल आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल, भारतीय अर्थशास्त्र में भी हम देखते हैं कि पहले जो सिलेबस था उसमें कुछ नया जोड़ दिया गया है। नया क्या जोड़ा? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र नया जोड़ा है। जो हाईलाइट किया वो कंटेंट है और नया जोड़ा गया है। और खाद्य प्रबंधन, फूड टेक्नोलॉजी में हम जानते हैं बहुत काम हो रहा है और उसकी बहुत जरूरत थी। हालांकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा, क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र में कभी भी सवाल डायरेक्ट उससे तो नहीं आता जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है। वन हैज टू रीड बिटवीन द लाइंस। आई एम सॉरी, आज थोड़ी तबीयत खराब है। तो रीड बिटवीन द लाइंस में खाद्य प्रसंस्करण हम हमेशा पढ़ते थे। इवन राजस्थान में भी खाद्य प्रसंस्करण के लिए कहाँ कहाँ नए फूड टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जा रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ते रहे हैं। तो ये नया नहीं है, मैं तो ये कहूंगी। हाँ, एक्सक्लूसिवली लिख दिया गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक वित्त। हम जब औद्योगिक नीति पढ़ते हैं तो वित्त पढ़े बिना रह जाते हैं कभी। लेकिन बात यह है कि औद्योगिक वित्त के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हम जानते हैं जो स्कीम आई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसमें पीएलआई स्कीम्स डाली गई थी, वो भी औद्योगिक वित्त का ही एक प्रकार है। तो ये समझ लीजिए कि इसमें से सवाल जो पूछा जाएगा वो पीएलआई स्कीम आ जाएगी। जो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद पीएलआई स्कीम पूछी जा सकती है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत जो अभियान था उसके बारे में 10 नंबर का सवाल आ जाए, 5 नंबर का आ जाए। तो मैं तो आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि जो नया जुड़ा है उसमें और पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। ये तो एक नियम है, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट को एक्सक्लूसिवली जोड़ दिया गया है, वरना हम पढ़ते तो रहे ही हमेशा से। एफआरबीएम एक्ट 2013 पढ़ते हैं हमेशा। और इनफैक्ट इसी में वो गाइडलाइंस हैं कि आप कितना अपना राजकोषीय घाटे को कैसे समेकित करोगे, कितना प्लस माइनस। तो शायद वो +-4% जैसा कुछ है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो नया नहीं है, हम पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा एक्सक्लूसिव लिखा हुआ नहीं था, लेकिन
जो भी किताबें आप भारतीय अर्थशास्त्र में पढ़ते हो उन सब में पढ़ने को आता ही आता है, तो घबराइए मत, कुछ नया नहीं जुड़ा इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका। अब सरकार की भूमिका की हम बातें करते हैं तो सरकार की भूमिकाएं कौन कौन सी होती हैं? समय समय पर हम जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा सरकार की भूमिका तय हो जाती है। दूसरा, सरकार कई बार मार्केट में इनफ्लो ऑफ मनी करती है। जैसे हम देखते हैं जब भी डिप्रेशन का टाइम आता है, यानी जब भी आर्थिक मंदी आती है, तो सरकार बहुत सारा मनी इन्फ्लक्स करती है इकोनॉमी के अंदर। तो वो सब सरकार की भूमिका गतिविधियां हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा नीति। ये शिक्षा नीति नहीं जोड़ दी गई है, हालांकि पढ़ते सब है करंट अफेयर के नाम पे इसको, लेकिन इस बार एक्सक्लूसिवली यहाँ लिख दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में हम जानते हैं कि डिजिटल शिक्षा वो चल रहा है, डिजिटल हेल्थ मिशन चल रहा है, और इनफैक्ट उसके चेयरमैन को भी हमने अभी थोड़े दिनों पहले प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा था। तो स्वास्थ्य सेवाओं में क्या नई चेंजेस आए हैं उनको यहाँ स्पेसिफिकली एड्रेस कर दिया गया है। प्रभावी और नियामक की समस्या, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका और पुनर्भाषित करना और रोजगार उन्मुख वृद्धि व्यूह रचना। सो इट मीन्स रोजगार को बढ़ाया कैसे जाए, उसके लिए क्या क्या काम सरकार ने किए हैं या किए जा सकते हैं, इस पे क्रिएटिव आंसर कैन बी क्रिएटिव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं तो ये देखिएगा सिलेबस कम कर दिया गया। जहां पहले था विकासशील उभरते और विकसित देशों की संकल्पना और वैश्विक परिदृश्य में भारत, अब वो हट करके क्या हो गया है, सतत विकास से और जलवायु परिवर्तन, यानी तैयार हो जाइए, क्लाइमेट चेंज में सवाल आएगा। नेक्स्ट आएगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसमें क्या नया जोड़ा है। देखिए सिलेबस को ना इस बार काफी अच्छे से स्ट्रक्चर करने की कोशिश की है, हमें प्रेज करना चाहिए इस बात को तो स्पेसिफिकली। दूसरा, जहां पहले लिखा हुआ था कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी, डेयरी और पशुपालन, अब वो ज्योग्राफी में भी लिखा हुआ था, यहाँ भी लिखा हुआ था। तो अब कुछ चीजें जो वहां से हटा करके यहाँ स्पेसिफिक लिख दी, जैसे कि कृषि के परिदृश्य में उत्पादन और उत्पादकता, फिर जोड़ा जल संसाधन और सिंचाई, फिर जोड़ा कृषि, पहले सिर्फ कृषि लिखा हुआ था, अब कृषि का विपणन लिख दिया है। तो कृषि का विपणन लिख दिया मतलब तैयार हो जाइए, जो 3 नए कृषि बिल थे जो पहले लाए गए फिर उनको रिपील करने की बात कही गई थी, उनसे रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है। कृषि का विपणन का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि राजस्थान में क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्पेसिफिक टू राजस्थान की बात हो रही है। फिर ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना पहले नहीं था, ये डाल दिया गया है। इनफैक्ट इसमें 2013 में एक बहुत अच्छा सवाल आया था कि किस प्रकार से सड़क बन जाने से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलती है, इससे रिलेटेड कोई सवाल था। तो ये उसी का मुझे लगता है कि मिलता जुलता क्वेश्चन है, मिलता जुलता नया इंक्लूजन है। पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग, ऑल्दो पंचायती राज हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं वहां भी पढ़ते हैं, लेकिन राज्य वित्त आयोग क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है और अभी रिसेंटली गठन हुआ है उसका श्री पद्म सिंह के नेतृत्व में, तो दिस कॉल्स फॉर एक्चुअली इंक्लूजन। तो ये दिस इज अ नाइस इंक्लूजन। नेक्स्ट इज खाद्य और ग्रामोद्योग। खाद्य और ग्रामोद्योग पहले नहीं था, नया जोड़ा गया है। पहले था उसमें से कुछ चीजें हटा दी गई हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जननांकीय परिदृश्य और राजस्थान में अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव वो हटा दिया गया है। तो एक बार ना दोनों को साइड बाय साइड रख करके आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि क्या नया डाला है और क्या हटा दिया गया है। पहले जैसे था कि ना अवसंरचना विकास नया जोड़ा गया, पहले इस नाम से कुछ था नहीं, लेकिन विशेष संदर्भ में समृद्धि विकास और आयोजना, तो बेसिकली उसको इस पूरे कंटेंट को एक नाम दे दिया गया कि अवसंरचना विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। नेक्स्ट है राजस्थान के विकास की प्रमुख योजनाएं, तो ये एज इट इज ऐसा कैसा आया है, लेकिन इसमें साथ में क्या जोड़ दिया गया, राज्य का बजट और राजकोषीय प्रबंधन, उसके मुद्दे और चुनौतियां। पहले जो देखा गया था विकास के मुद्दे वो सेवा क्षेत्र में वर्तमान में दिए हुए थे, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर तरीके से समायोजन करने की कोशिश की है कि न केवल आप आर्थिक समीक्षा पढ़ें, आप बजट भी पढ़ें और बजट की स्थिति सरकार की कैसी है वो भी एक बार पढ़ें, ताकि आपको आइडिया लगे कि कितने सारे चैलेंजेस होते हैं और कितने सारे डेवलपमेंट का स्कोप है। स्वॉट एनालिसिस करने के लिए ये एक अच्छा तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस में कहूंगी इसको। तो इसको प्लीज पॉजिटिव लाइन पे देखिए, ये सब कुछ वही है जो आप पढ़ते हैं, लेकिन उसको रीफ्रेज किया गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य एक्सक्लूसिव लिख दिया गया है, अदरवाइज हम हमेशा पढ़ते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें भारत की स्थिति भी पढ़ते हैं, भारत में राजस्थान की स्थिति पढ़ते हैं, राजस्थान के अलग अलग जिलों ने कैसा परफॉर्म किया हाँ वो भी पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के नाम पे। लेकिन अब हम इसको एक्सक्लूसिवली इसमें भी पढ़ेंगे कि ना जो राजस्थान का इकोनॉमिक्स है उसका एक पार्ट बन गया है।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं समाजशास्त्र। अब पहले जो समाजशास्त्र का सिलेबस था उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है बुलेट बाय बुलेट। जैसे पहले था सिर्फ सामाजिक मूल्य, तो सामाजिक मूल्य पे एक पेज लिख लो बहुत हो जाता था। फिर था जाति वर्ग और व्यवसाय। अब ये देखिए इसको कैसे परिवर्तित कर दिया है, या अब इसको लॉजिकल बनाने की कोशिश की गई है, जहां लिखा हुआ है सॉरी, भारतीय समाज में जाति और वर्ग, जाति वर्ग में प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य और चुनौतियां, यानी किस प्रकार से भारतीय समाज में जाति और वर्ग के बीच में उनका क्या नेचर है, वो किस प्रकार से उनका आविर्भाव हुआ है, कैसे वो अभी तक जो उनका डिस्कोर्स हुआ है उस सब के बारे में आपको एक क्रमिक परिवर्तन पढ़ना होगा। फिर ये परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं रही हैं, संस्कृतिकरण पहले सीधा सीधा लिखा हुआ था, अब उसको स्पेसिफिकली एक कैटेगरी में डाल दिया कि परिवर्तन की प्रक्रिया में हम संस्कृतिकरण से गुजरते हैं, इसका उल्टा भी होता है। फिर पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन, फिर लौकिकीकरण और भूमंडलीकरण, यानी ये जो तीन नए टॉपिक्स डाले गए हैं उनके साथ में संस्कृतिकरण को शामिल करके अब ये परिवर्तन की प्रक्रिया सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी सोशियोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में पढ़नी होगी। तो मुझे लगता है सिलेबस को बहुत अच्छा करने की कोशिश की गई है, यानी एक होलिस्टिक व्यू दिया गया है कि सोशियोलॉजी पढ़ो तो भी थोड़ा इस प्रकार से पढ़ो। इसलिए नहीं पढ़ो कि भाई आपको 4 बुलेट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़नी है, इसलिए पढ़ो कि किस प्रकार से इसका जो कंटेंट है वो आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम कर सकता है, आपकी समझ का विकास करता है। नेक्स्ट है भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां, बहुत ही सुंदर इंक्लूजन है जिसमें दहेज, तलाक, बाल विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, क्योंकि जब सोशलॉजी पढ़ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमारे समाज के वो सत्य हैं, लेकिन ये दुख देने वाले सत्य हैं एक्चुअली, जिनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि वो चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम करना है। फिर नेक्स्ट ये भील, मीणा, गरासिया तो सेम वैसे वैसे हैं, इनके समस्याएं और उनके कल्याण। आपको याद होगा 2016 में सवाल पूछा गया था कि जनजातियों के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए 5 नंबर में। तो इस बार भी जनजातियों की नहीं आएंगी, तो ये जो भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां हैं वो 5 नंबर में आने की संभावना है। इनफैक्ट इनमें से कोई एक को पिक कर लें और एक कहने कि उनमें से बना लो तो भी 5 नंबर का सवाल बन सकता है। इसी प्रकार से मैनेजमेंट के जो सिलेबस है उसको वास्ट नहीं किया, लेकिन उसको वेल डिफाइन कर दिया। सबसे पहला उन्होंने कर दिया, पहले हमारे पास था प्रबंधन, तो प्रबंधन के क्षेत्र, कार्य और वो सब बताइए। अब इसका यहाँ शुरू होता है विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन का मिश्रण, जो पहले भी था। देखिए विपणन की आधुनिक अवधारणा और विपणन का मिश्रण पहले भी था, लेकिन इसमें क्या नया डाल दिया गया है, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन, प्रचालन तंत्र, ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स, ई विपणन यानी ई मार्केटिंग, एंड देन व्यवसाय और निगम आचार नीति। तो ये चीजें नई डाल दी गई है। इनफैक्ट ये आपको ना राजस्थान बोर्ड के सिलेबस की मिल जाएगी। नेक्स्ट है धन की अधिकतमकरण की अवधारणा, ये पहले भी थी लेकिन इसमें क्या चीजें नई डाल दी गई है वो देखते हैं। लाभों का विभाजन, हालांकि अगर यदि आप ये देखते हो ना कि द थ्योरी ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और उसका कोई चैप्टर डाउनलोड करते हो तो उसमें सारी चीजें दिखती हैं। विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस राजस्थान आरएस के सिलेबस के लिए हम नहीं पढ़ते थे। मैंने तो एटलीस्ट पढ़ा है, यहाँ नहीं पढ़ा है तो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है। एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई सब कुछ पढ़ते हैं हम, लेकिन यहाँ उनको एक्सक्लूसिवली मेंशन कर दिया गया है। फिर नया क्या डाला है, उद्यमिता। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। जब केंद्र सरकार इतना सारा काम कर रही है उद्यमिता पे, राज्य सरकारें उसको एग्जीक्यूट करवा रही हैं। राज्य सरकार की कुछ पहले जैसे कि आई स्टार्ट जैसी चीजें हैं, इनोवेशन फॉर चेंज फॉर इनोवेशन जैसे, या चेंज फॉर चेंज नाम से भी सरकार ने बहुत सारे पैटर्न स्टार्ट किए थे, बहुत सारे नए आयाम चालू किए थे। तो ये उसी से रिलेटेड इसकी है उद्यमिता का विकास। अब ये उसका उद्भवन, उसको स्टार्टअप किसको कहते हैं, यूनिकॉर्न किसको कहते हैं, उद्यम में लिए पूंजी है वो कहाँ से जुटाई जाए, और एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो ये इंक्लूजन जो है, ये वन शुड ऑल वेलकम दिस इंक्लूजन। मैं तो सोचती हूँ कि ना जो भी नया इंक्लूड किया गया है ना वो तो आपको बहुत अच्छे से खुश होकर तैयार करना चाहिए, कि पुराने वाले सिलेबस में तो सवाल बहुत सारे बन चुके थे। अब तो जो नया कंटेंट डाला उसमें सवाल बनने की बहुत अच्छी संभावना है और बहुत लिमिटेड से सवाल निकल के आएंगे इनमें से। तो अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, ये कहाँ से आया, ये आया हम देखते हैं कि कोविड काल में मैनेजमेंट कितना मुश्किल हो रहा था चीज़ों का। तो अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो सब आपके ऊपर भी ये सारे के सारे दायित्व होंगे कि आप जो बहुत ही नेसेसरी चीज़ें हैं उनका प्रबंधन एफिशिएंटली करें और कोई भी डिप्राइव ना रहे और किसी के पास में उसके स्टॉक एक्स्ट्रा ना रहे। तो उसी से रिलेटेड कुछ है, देखिए आपकी हेल्थ, उसका एजुकेशन का, फिर हेल्थ केयर और वेलनेस का प्रबंधन,
और फिर पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन। तो ये इंक्लूजन जो है ये वक्त की डिमांड है। अगला देखते हैं, अगला है लेखांकन और अंकेक्षण। इसके अंदर जो हम लेखांकन पढ़ते हैं, सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम कहते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली, यानी जब अकाउंटिंग की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है और उसके महत्व क्या है। अब यह है कि उसका सामान्य ज्ञान हम जनरली क्या करते थे कि फॉर इंट्रोडक्शन पढ़ते थे, अब यहाँ एक्सक्लूसिव लिख दिया गया है। तो हो सकता है इसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं या इसके लाभ कौन कौन से हैं, 2 नंबर में इसका सवाल बन सकने की संभावना दिख रही है। फिर यह सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी। जब हम सरकार का हिस्सा बनेंगे हमें पता होना चाहिए ना सरकार किस प्रकार से इनका वो करती है, ऑडिटिंग करती है। और इनफैक्ट हमें बहुत बार ऑडिटिंग खुद भी अपने ऑफिस की देनी होगी। तो मुझे लगता है कि ये इंक्लूजन करके ना हमें सरकार एडवांस में ही ट्रेनिंग देना चाह रही है। आप इसको प्लीज पॉजिटिव साइड पे लीजिए कि सरकार आपको ना ट्रेनिंग देना चाह रही है किस प्रकार से आप ऑडिटिंग का हिस्सा बन सकते हैं और सरकार की ऑडिटिंग की मेथोडोलॉजी क्या होती है। ऑल्दो इसके लिए आपको कंटेंट मुझे लगता है कि ना किसी न किसी वेबसाइट पे देख करके या सरकार की वेबसाइट पे देख करके या सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, नियमावलियां हैं, उनमें से निकाल करके आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी किताब में तो नहीं मिलेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। इट इज पेपर 2 एथिक्स। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ एक नई बुलेट डाली गई है। एथिक्स का सिलेबस पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है। नया क्या डाला है, नैतिक निर्णय प्रक्रिया, उसमें योगदान देने वाले कारक, सामाजिक न्याय, मानवीय चिंता, समाज में शासन में जवाबदेही और नैतिक आचार संहिता। देखिए, शासन में जो जवाबदेही है वो पहले लोक प्रशासन में हुआ करता था, और जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स ये बात है, ये एक बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड और ऑब्वियस चीज थी कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रशासन में। तो ये उसी का इंक्लूजन है। लेकिन जब नीचे केस अध्ययन दिया गया है तो ये उससे रिलेटेड कंटेंट है कि आप नैतिक निर्णय कैसे लेंगे, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो ये केस स्टडी का एक इंक्लूसिव कंटेंट था जिसको अब एक्सक्लूसिवली लिख दिया गया है। तो मैं यहाँ भी कहूंगी कि कोई नया इंक्लूजन नहीं है, इट इज जस्ट जो हम केस स्टडी के लिए बेसिक फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन और मेथोडोलॉजी अपनाते हैं उसके लिए उसको केस स्टडी से जस्ट पहले लिख दिया गया है। नया कंटेंट आया है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। और ये तो हम जब डीपीएस पे पढ़ते हैं उसमें भी तो अवधारणाएं दी हुई है ना सामाजिक न्याय करने की। और हम देखते हैं कि हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो बहुत सारी योजनाएं पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में, तब भी हम देखते हैं सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है। तो ये भी आपको आता है। मैं आपको ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि घबराइए मत, पेपर चाहे 2 ही महीने बाद हो रहा है लेकिन आप इसको कर सकते हो आसानी से। सबसे ज्यादा चेंजेस और सबसे पॉजिटिव चेंज जहाँ हुआ है वो सामान्य विज्ञान में हुआ है। हालांकि मुझे थोड़ा ये बताते हुए दुख हो रहा है कि कितने मुश्किल से हमने वो सारे सोर्सेज निकाले थे, आपके लिए एक बुक लिस्ट बनाई थी, सारे पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किए थे, सारे कोचिंग सेंटर्स ने अपनी बुक्स बना ली थी, और शायद उनको ना ये साइंस वाली बुकलेट तो दोबारा ही छापनी पड़ेगी। बट स्टिल जो इंक्लूजन किया गया है वो अच्छा है। वो किस नाम से अच्छा है, वो हम सबके लाइफ से जुड़े हुए जो जनरल साइंस है ना उस कॉन्सेप्ट को बताता है। जैसे परमाणु की संरचना, धातु, अधातु और उपधातु, फिर धातु कर्म का सिद्धांत। हाँ, क्या नया इंक्लूजन और हुआ है, दैनिक जीवन में भौतिकी, गुरुत्वाकर्षण, मानव का नेत्र। देखो मैंने चश्मा लगा रखा है तो कोई मुझसे पूछ ले चश्मे का नंबर क्या है, कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हो, इसकी लेंस के मतलब प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सिलेबस को ना बहुत अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश की गई है। कि एक ये जो नीचे वाला कंटेंट है ये तो मेरा फेवरेट कंटेंट है। पहले तो सिर्फ ये लिखा होता कि आधारभूत कंप्यूटर का विज्ञान, नेटवर्किंग, अब इसमें जोड़ दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि ना क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सी मेथोडोलॉजी पे काम करता है, नो। बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग के यूसेजेस क्या क्या हैं, वो हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट नए डाल दिए गए हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, क्रिप्टो करेंसी के। मतलब भारत से सबसे ज्यादा शायद क्रिप्टो करेंसी के सब्सक्राइबर्स हैं, और 90% जनता को पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो एटलीस्ट हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो दिस सिलेबस इज वेरी नाइस, मुझे तो बहुत पसंद आया। हाँ, कुछ लोगों को लगता है रोबोटिक्स क्यों डाल दिया, सिर्फ सिर्फ ओवरव्यू होना चाहिए। मशीन लर्निंग क्या है, अब मैं इन पे ना सेपरेट वीडियोस लेकर के आऊंगी क्योंकि मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से हैं मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह। आरएफआईडी, आरएफआईडी को किस प्रकार से मैं समझाऊं, मतलब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। ये
बेसिकली होता क्या है कि आपने देखा होगा कई जगह जब आप सुपरमार्केट से कोई सामान खरीदते हैं और उसका टैग नहीं हटाया होता, तो जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो वो टू 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 यानी इंडिकेटर बज जाता है कि यानी इसमें से कुछ ऐसा सामान जा रहा है इसमें RFID टैग लगा हुआ है और वो अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी ये आइडेंटिफाई करना कि मतलब फ्रीक्वेंसी वेव्स को भेज करके वापस रिसीव करना और उसको आइडेंटिफाई करना। ये विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकार की नीतियां तो पढ़नी आवश्यक ही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नई जोड़ी है जो पहले बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये हमने प्रीलिम्स में पढ़ी है, तो आपको बिल्कुल मतलब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो सिर्फ रिविजन करना होगा अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। अगले आगे चलते हैं। आगे है पृथ्वी विज्ञान। पहले जो बहुत ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट सा सिलेबस लिखा हुआ था ना RAS का, उसको तर्क संगत बनाने की इस बार कोशिश की गई है। ये RPSC का एक अच्छा प्रयास है। ऑल्दो ऐसा प्रयास मुझे लगता है कि प्रीलिम से पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए कि ये मेंस का सिलेबस होगा, तो कोई बात नहीं, दो दो देर आए दुरुस्त आए। पृथ्वी विज्ञान में क्या नया जोड़ा? पृथ्वी की संरचना। भाई पहले भी तो थी, प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, तो वही बात हो गई, पृथ्वी की संरचना जैसी बात हो गई। फिर भूवैज्ञानिक समय सारणी पहले भी थी, अब भी है। नया क्या जोड़ दिया है? मरुस्थल नहीं जोड़ दिए। पहले सिर्फ पर्वत, पठार और मैदान थे, झीलें और हिमनद थी, अब झीलें और हिमनद छोड़ दी गई हैं और मरुस्थल इंक्लूड कर दिए गए। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से भारत में झीलें और हिमनद छोड़ दी गई हैं और मरुस्थल इंक्लूड कर दिया गया है। भारत में पहले एक्सक्लूसिवली नदियों के बारे में लिखा हुआ नहीं था। नदियां हम प्रीलिम्स में पढ़ते थे, मेंस में नदियां एज सच सिर्फ रिवीजन के लिए देखा था, मैंने भी नदियां नहीं पढ़ी थी। अब नदियां स्पेसिफिकली पढ़नी होंगी, लेकिन जो इसमें दिख रहा है कि क्या आ सकता है, नदी जोड़ो परियोजनाएं आ सकती हैं। इसके अलावा नदी सिस्टम पूछा जा सकता है, जैसे गंगा रिवर सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम या जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, नीचे कावेरी रिवर सिस्टम है, इनमें से कोई भी रिवर सिस्टम पूछा जा सकता है। 2 नंबर का सवाल ऐसे बन सकता है कि किसी भी नदी की ना 4 सहायक नदियों के नाम लिखिए, तो या डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम लिखिए, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी किसी के भी नाम आ सकते हैं, तो वहां सवाल बनने की संभावनाएं दिखती हैं। अदरवाइज सिलेबस इज जस्ट द सेम। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में भी देखेंगे आप, ये नदियां और झीलें इतनी है नहीं जितनी डाल रखी थी पहले। इनफैक्ट नदियों पे तो पिछली बार 10 नंबर का सवाल आकर के RAS मेंस 2018 में पूरा हो चुका है, तो अच्छा किया इस बार हटा दिया और मरुस्थल जोड़ दिया। आप मरुस्थल पे सवाल के लिए तैयार रहिए। अभी स्पेसिफिकली यहाँ नदियां और झीलें नेक्स्ट लाइन में लिख दी गई हैं, जो कि मुझे अभी दिख रही हैं, कोई बात नहीं। yes, let's go to the next। नया जोड़ा है वन्य जीव एवं जैव विविधता। ऑल्दो वन्य जीव और जैव विविधता हम पढ़ते कहाँ थे? यहाँ देखिए, जंगली जीव और जंतु, तो वन्य जीव ही हो गए। क्या डिफरेंस आया? सिर्फ लिखने के लिए नया बुलेट बना दी। अब जैव विविधता पहले साइंस का हिस्सा थी, अब यहाँ ज्योग्राफी में डाल दी गई है। इनकी चुनौतियां और संरक्षण, ये देखिए उनका संरक्षण यहाँ लिखा हुआ है, चुनौतियां नहीं लिखी हुई थी, एक वर्ड और डाल दिया चुनौतियां, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं यहाँ पे भी। नेक्स्ट है यूनेस्को की भू पार्क और भू धरोहर स्थल संकल्पना और राजस्थान में से क्या संभावनाएं हैं। तैयार हो जाइए, 5 नंबर का सवाल पक्का आ रहा है इसके ऊपर, राजस्थान में क्या संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे। अब देखिए पर्यावरण संबंधी मुद्दे 2 बार डाल दिए, ऑफ कोर्स ज्योग्राफी में डाले हैं जो कि यहाँ भी दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी डाले। इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था, ये देखिए जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था में पढ़ा था जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित ही मुद्दे इन्होंने ज्योग्राफी में दोनों तीनों सेक्शंस में डाल दिए, दोनों सेक्शंस में यहाँ डाल दिए और यहाँ डाल दिए। तो मुझे लगता है इट इज ऑलमोस्ट रिपीट टेलीकास्ट, बट कोई बात नहीं, आगे पढ़ना है तो पढ़ना है बस। थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो जो आपको तो स्पेसिफिकली पढ़ना नहीं है, वो सारे 20,000 लोग जो पास हुए सबको पढ़ना है, तो बस पढ़िए, सोचिए कि जरूर पढ़ना है और जरूर पढ़ेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है एक्सेप्ट इसके कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट है सुदूर पूर्व में भू राजनीति, ये नया इंक्लूजन किया गया है, जहाँ पहले सिर्फ पश्चिमी एशिया था, यहाँ एक लाइन और डाल दी गई फार ईस्ट, सुदूर पूर्व मतलब फार ईस्ट में। रेस्ट ऑल इज जस्ट द सेम। यहाँ भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है लोक प्रशासन में, सिर्फ एक नया टॉपिक आया है, वो है लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अभिगम, लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अभिगम। और यहाँ पहले था नवीन लोक प्रशासन,
यहाँ लोक प्रशासन जो सिद्धांत थे उनका नाम ये कन्वर्ट कर दिया गया है। बेसिकली पढ़ते क्या है, ये तो पढ़ते हैं उसके अंदर। फिर है नैतिकता, यहाँ नैतिकता नहीं थी, बट ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। लोक प्रशासन के जो मूल्य हैं उनमें नैतिकता नहीं आएगी तो काम कैसे होगा। सत्यनिष्ठा, यहाँ साधन और के बाद में सीमाएं और जोड़ दी गई हैं प्रशासन पर नियंत्रण में। नेक्स्ट है निदेशालय एवं मुख्य सचिव, ये एक नया इंक्लूजन है, डायरेक्टरेट को जोड़ दिया गया है जो शायद पहले मिसिंग था। पर एक्चुअली स्पीकिंग जब हम राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टरेट भी पढ़ते हैं। हर एक बुक में हर जगह लिखा हुआ है, किसी के भी नोट्स देख लो, किसी भी उसका मटेरियल निकाल लो आप, सब में लिखा हुआ होगा कि निदेशालय जरूर पढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिएगा कि खेल और योगा में क्या जोड़ा गया, खेल और योगा में जोड़ा गया भारतीय खेल प्राधिकरण। अब जब खेल नीति पढ़ रहे हैं तो क्या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भूल सकते हैं। इनफैक्ट जब ये सिलेबस मैंने डीमिस्टिफाई करवाया तो आपको ये बताया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाइए। तो यहाँ पे भी लिखा नहीं है ओलंपिक एसोसिएशन, पर मैं कहूंगी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी इसमें और इंक्लूड कर लो, प्लस कर लो, उसको भी पढ़ के जाना है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। फिर है पुनर्वास, प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास। पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों जोड़ दिए गए हैं। हालांकि जो लोग भी सिलेबस को डीमिस्टिफाई करवाते हैं, यानी पुराने वाले सिलेबस को पढ़ते थे, वो भी कहते हैं कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स को भी जरूर देख के चले जाना, और नहीं तो करंट अफेयर्स के नाम पे ही पढ़ जाना, क्या पता स्पोर्ट्स में पूछना, क्योंकि ये पेपर तो सेम ही बनेगा। पेपर सेम बनेगा तो चाहे यहाँ पूछो चाहे करंट अफेयर्स में पूछो, सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनको हम पढ़ के गए थे। नेक्स्ट है व्यवहार। व्यवहार में ज्यादा चेंज नहीं है, सांस्कृतिक बुद्धि, और जहां हार्वर्ड गार्डनर का विविध बुद्धि सिद्धांत था उसको रिप्लेस करके आध्यात्मिक बुद्धि कर दिया गया, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डाल दिया गया है। डालने का एक बहुत सुंदर कारण ये भी है कि 5 नंबर का सवाल आ गया हार्वर्ड गार्डनर से तो अब भूल जाओ इनको, कि दोबारा आएगा नहीं। अच्छा किया स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डाल दिया, और बाकी कोई चेंजेस है नहीं। नेक्स्ट है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, जो कि राजस्थान में बहुत ही स्पेसिफिक अधिनियम है, ये जरूर पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट क्यों भी है, क्योंकि ना आज के दिन हम जानते हैं कि मोरल वैल्यूज गिरती चली जा रही हैं, और जो एल्डरलीज हैं वो बेचारे बहुत परेशान भी होते हैं। तो ये तो बहुत ही शानदार इंक्लूजन है। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब आप सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा कि यू विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तो आई होप यहाँ तक तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है, कोई खास डिफरेंसेस आए नहीं है छोड़ के जनरल साइंस को। अब देखते हैं यहाँ क्या चेंज आया। यहाँ एक ही चेंज है कि पहले लोकोक्तियों के लिए केवल भावार्थ पढ़ने थे आपको, अब लोकोक्तियों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, जो कि 2016 में वाक्यों में प्रयोग करते हुए भी अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। तो इट इज लाइक वापस रिवर्टिंग टू 2016 वन। बाकी और कोई चेंज नहीं है, और इसी के साथ हमने सिलेबस खत्म कर दिया है। थैंक यू टीम अलोकित IAS। आपका PDF मैंने इस्तेमाल किया और आपने बहुत टाइम पे अवेलेबल करवाया, और आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, छोड़ करके जनरल साइंस को, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स उनको खुश होना चाहिए कि इसको मोर रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ कर दिया गया है, और जो साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं उनको भी खुश होना चाहिए कि चिंता मत करो, आपको दोबारा साइंस टेक्नोलॉजी की सारी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। इट इज़ मेड मोर जेनेरिक। सो पढ़ते रहिए, और जल्दी कोशिश करूंगी कि जो साइंस में चेंजेस आए हैं उनके लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली।